हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पादप वर्ग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा आपको याद रखना है, ब्रायोफाइटा ऐसा पादप है जो उभयचर होता है। उभयचर पादप किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले ब्रायोफाइटा का एक अगर आपसे हिंदी में नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है उभयचर पादप। क्या होते हैं बच्चों उभयचर पादप? क्यों पड़ा इनका नाम उभयचर पादप? तो ध्यान रखिए, आपने उभयचर शब्द तो जरूर सुना होगा। उभयचर शब्द यहाँ पर आप बता सकते हैं जल और थल, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात बतानी होगी, जैसा कि अपनी निशान कोचिंग की विशेषता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उभयचर का मतलब आप क्या समझे और हम आपको यहाँ पर उभयचर का मतलब क्या समझाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। उभयचर आते अपन सोचते हैं नॉर्मली जल प्लस थल। अब यहाँ पर आपको बायोलॉजी की लैंग्वेज में इस शब्द की व्याख्या अलग ढंग से करनी पड़ेगी। सबसे पहले उभयचर पादप किसे कहेंगे? तो ऐसा पादप जिनके जीवन की एक अवस्था कहाँ गुजरे, एक अवस्था यानी कि हम उसको बोलते हैं जनन अवस्था। जनन अवस्था कहाँ गुजरनी चाहिए बच्चों? जल में। यानी कि ब्रायोफाइटा जब भी जनन करेंगे कहां पर करेंगे? जल में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रायोफाइटा के लिए जल कितना अनिवार्य है और कौन सी अवस्था के लिए अनिवार्य है। तो यहां पर आप देखेंगे जल अनिवार्य है जनन अवस्था के लिए, यानी कि ये जो पादप हैं, ये जो अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे वो यहाँ पर जल की उपस्थिति में ही करेंगे। तो यहाँ पर बताइए जल अनिवार्य हुआ या नहीं हुआ? जल यहाँ पर अनिवार्य है किस चीज के लिए? जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर ब्रायोफाइटा तो लिख दिया, लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा और डीपली समझाना चाहूं तो आप इसको जंतु के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अब आपको ऐसे जंतु का नाम बताना है जो क्या हो? उभयचर जंतु हो। उभयचर जंतु आते ही आप सबसे पहले क्या बताना चाहोगे? तो सबसे पहले आपको एक ही एग्जांपल बताना है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है मेंढक। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। उभयचर जंतु का नाम क्या बताना है? मेंढक। लेकिन आपने अगर दिमाग में सोच रखा है कि मगरमच्छ, या फिर अगर आप सोच रहे हो कछुआ, क्यों? क्योंकि नॉर्मली सिंपल सी बात है, आप उभयचर जंतु आते ही इनका नाम भी लेना चाहोगे। मगरमच्छ देखते हैं आप दोनों जगह रहता है जल और थल। कछुआ दोनों जगह रहता है जल और थल। क्या ये दोनों जंतु भी उभयचर है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, ये दोनों जंतु उभयचर नहीं है। वास्तविक उभयचर जंतु कौन है? मेंढक। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? मगरमच्छ और कछुआ तो दोनों जगह रहता है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी थी बच्चों, कॉन्सेप्ट वाली बात, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट वाली बात ये है कि बताइए हमने उभयचर किसे माना? तो हमने उभयचर उसे माना है जो यहाँ पर जल की अनुपस्थिति में अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सके। यहाँ पर आप देखिए ब्रायोफाइटा या फिर मेंढक को हमने वास्तविक उभयचर मान रखा है। मेंढक को वास्तविक उभयचर इसलिए माना बच्चों क्योंकि जब तक मेंढक पानी में नहीं जाएगा अपने जीवन की जो इम्पोर्टेंट अवस्था है जनन अवस्था, उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा। पानी अनिवार्य हुआ या नहीं हुआ? कौन से अवस्था के लिए? जनन अवस्था के लिए। आ रहा है समझ में बच्चों? वेरी गुड। अब यहाँ पर यही चीज आपको समझनी है, मगरमच्छ और कछुआ को हमने उभयचर क्यों नहीं बताया?
क्यों? क्योंकि मगरमच्छ और कछुआ आराम से बिना जल में गए भी अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। कछुआ है, कछुआ आपने पाल लिया, सारी चीजें आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वो पानी में क्यों जाएगा? आया समझ में? लेकिन अगर आप मेंढक को देख रहे हो, मेंढक अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जनन की जो अवस्था है वो यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर इसको पानी की आवश्यकता होगी। सोचिए, आप आराम से सोच सकते हैं कि बाद में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब आप यही चीज पादपों के लिए लागू कर सकते हैं। पादप में यहाँ पर सच्चा उभयचर, वास्तविक उभयचर किसे बताया गया है? ब्रायोफाइटा को, क्योंकि इसके जीवन की भी अवस्था कहाँ चल रही बच्चों? जल में। आया समझ में यहाँ तक? वेरी गुड। इसके बाद अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो बात ये है बच्चों कि ब्रायोफाइटा जो पादप हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होती है। लेकिन यहाँ पर आप एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आभासी। आभासी मीन्स नकली, या फिर कूट। कूट मतलब भी क्या होता है बच्चों? कूट मतलब भी नकली या आभासी होता है। तो यहाँ पर आभासी या कूट क्या चीज है? तो वह है जड़, तना और पत्ती। जड़, तना, पत्ती यहाँ पर बनने की शुरुआत तो हो गई, लेकिन वो बन नहीं पाई और उनकी आकृति यहाँ पर जड़ों की तरह दिखना शुरू हो गई, पत्तियों की तरह या फिर तने की तरह दिखना शुरू हो गई। अब यहाँ पर एक पादप भी आपके सामने बता रखा है। तो इस पादप को आप देखेंगे तो इसमें आपको पत्तियों की तरह संरचना, जड़ों की तरह संरचना या फिर तने की तरह संरचना यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन ये यहाँ पर वास्तविक नहीं है। तो आभासी जड़ और तना, पत्ती यहाँ पर बनना शुरू हो गई, लेकिन वास्तविक हम इसे नहीं कहेंगे। पादप काय, पादप काय का मतलब पादप शरीर। यहाँ पर पादप शरीर कैसा होगा? अगुणित, जिसको हम युग्मकोद्भिद के नाम से या गेमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। ये शब्द थोड़ा आपको समझना होगा बच्चों। युग्मकोद्भिद क्या होता है? यानी कि यहाँ पर मुख्य पीढ़ी आपको याद रखनी है। मुख्य पीढ़ी क्या हो गई? मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद हो गई। यानी कि अगुणित अवस्था में ये अपना पूरा शरीर बना सकता है। आप ये जो पादप देख रहे हो, इसमें गुणसूत्रों की व्यवस्था क्या है? अगुणित, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आदि है। फिर भी इस पादप ने अपना पूरा शरीर बना लिया, जबकि आप जानते हो युग्मक यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आदि होना, n होते हैं युग्मक, और युग्मकों को आपस में मिलना पड़ता है। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक दोनों मिलकर यहाँ पर युग्मनज यानी कि द्विगुणित संरचना बनाते हैं, तब जाके जीव का विकास होता है। आ रही बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है? उसको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो अगर ब्रायोफाइटा की मुख्य पीढ़ी आपसे पूछ ली जाए तो क्या बतानी है बच्चों? युग्मकोद्भिद। थैलोफाइटा की भी यदि पूछ ली जाए आपसे मुख्य पीढ़ी, तब भी आपको युग्मकोद्भिद ही बतानी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनमें जनन कैसे होता है, तो अलैंगिक जनन अगर पूछा जाए तो जेमा कप, यहाँ पर एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, जेमा कप या जेमा कलियां। तो जेमा कप, कप की आकृति की संरचना होती है इस टाइप की, और ये टूट टूट कर नया पादप बना लेती है। अब जनन यहाँ पर अगर हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के लिए तो आप पहले भी समझ चुके हैं, लैंगिक जनन के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें हम नर और मादा यहाँ पर मानना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर नर जन्नांग को क्या कहा गया है? पूधानी, और मादा जन्नांग को स्त्रीधानी कहा गया है। ठीक है बच्चों, नर जन्नांग को पूधानी, मादा जन्नांग को स्त्रीधानी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पूधानी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या बनेगा? नर युग्मक। यदि हम स्त्रीधानी पढ़ रहे हैं तो
क्या बनेगा इसमें, मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो गया। अब जैसा कि शुरू में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइटा क्या है, उभयचर पादप है या नहीं है उभयचर पादप, तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कौन सी क्रिया के लिए बच्चों, जनन क्रिया के लिए। तो यहाँ पर नर युग्मक को पानी में छोड़ दिया गया है। ओके, नर युग्मक तैरता तैरता मादा युग्मक यानी कि पहले स्त्रीधानी के पास पहुंचेगा। फ्लास्क की आकृति की संरचना होती है। फ्लास्क आपने लेबोरेटरी में देख रखा होगा, बड़ा सा बर्तन होता है। तो फ्लास्क की आकृति की संरचना स्त्रीधानी होती है और उसके अंदर उपस्थित है मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका। ठीक है, तो नर युग्मक तैरता तैरता कहां तक पहुंच गया, अंड कोशिका तक, मादा युग्मक तक। अब यहाँ पर दोनों मिलेंगे, क्या संरचना बन जाएगी, युग्मनज। ये हम ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखेगा। जीवन चक्र यदि याद हो गया तो आगे ब्रायोफाइटा के जितने भी पादप हैं उनमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवन चक्र समझाइए, तो यहाँ से ही आपको सारी शुरुआत करनी है। आया समझ में? देखिए कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले पूधानी, फिर स्त्रीधानी। पूधानी ने क्या बनाया, नर युग्मक। स्त्रीधानी ने क्या बनाया, मादा युग्मक। ठीक है, पानी में नर युग्मक को छोड़ा गया, तैरता तैरता मादा युग्मक के पास पहुंच गया और युग्मनज का निर्माण कर लिया। लेकिन युग्मनज ने यहाँ पर क्या किया, एक पीढ़ी बना दी, स्पोरोफाइट। हम इसको स्पोरोफाइट भी कर सकते हैं। स्पोरोफाइट पीढ़ी क्या है, हिंदी में इसको बीजाणुद्भिद पीढ़ी बोलते हैं। बीजाणुद्भिद पीढ़ी क्या निकली, द्विगुणित निकली। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, द्विगुणित यानी कि दुगनी हो गई। नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आधे अधूरे थे और वो मिलने के बाद गुणसूत्रों की संख्या पूरी हो गई, जिसको हम द्विगुणित के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर स्पोरोफाइट का विकास होना शुरू हो गया और उसने तीन चीजें यहाँ पर बना ली। इसको हम बोलते हैं, ये जो पत्तियों की तरह संरचना है इसको हम फुट के नाम से यानी कि पैर, इसको हम सीटा के नाम से जानते हैं और ये है कैप्सूल, जिसको कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फुट, सीटा और कैप्सूल किसने बनाए, युग्मनज ने बनाए। फुट, सीटा और कैप्सूल। आया समझ में? मैं एक बार यहाँ पर दूसरी इंक से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये नीचे वाली संरचना को हमने क्या बताया, नीचे वाली संरचना को हमने फुट बताया। फुट आ रहा है समझ में, अच्छे से दिख रहा है। ये हमने मान ली सीटा, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। सीटा मान लिया। ऊपर वाली संरचना क्या बतानी है आपको, कैप्सूल के नाम से ध्यान रखनी है, कैप्सूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऊपर वाली संरचना बनी है कैप्सूल, अब उसमें यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होगा, क्योंकि बनेगा तो ये कौन सी पीढ़ी से, अगुणित से। पादप का विकास कौन सी पीढ़ी में हो रहा है, युग्मकोद्भिद। और युग्मकोद्भिद का मतलब आपको क्या समझना है, अगुणित। और ये संरचना तो द्विगुणित बन गई, बनी या नहीं बनी द्विगुणित, तो इसको वापस क्या होना पड़ेगा, अगुणित। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी आपको अगर समझ में आ जाती है तो ये टॉपिक आपको आसान लगने लग जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन करना अनिवार्य है क्योंकि पादप का विकास अगुणित अवस्था में ही होगा। तो यहाँ पर युग्मनज को हमने बोल दिया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने अपना विकास किया, फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड हो गया। कैप्सूल के अंदर कुछ कोशिकाओं ने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन किया और क्या बना लिए, अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पर बीजाणु का निर्माण हो गया, जो क्या है, अगुणित है। तो यहाँ पर यही चीज आपको समझनी है। अब यही बीजाणु अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होकर एक नया पादप बना लेंगे।
आयसन में यहाँ तक बच्चों उम्मीद है आपने यहाँ तक इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट। अब आया अपने पास ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। बहुत अच्छा वर्गीकरण यहाँ पर दे रखा है। लीवरवर्ट और मोस में हमने इसको बांट दिया बच्चों। लीवरवर्ट और मोस होते क्या है, नाम कहाँ से आया है लीवरवर्ट, तो लीवरवर्ट आपको ध्यान रखना है, लीवर का मतलब होता है यकृत। तो इस बार पादप जो है वो लीवर की तरह इस तरह की संरचना में यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए लीवरवर्ट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। लीवरवर्ट में यहाँ पर आपको दिखाई देगा लीवर यानी कि टेढ़ी मेढ़ी संरचना में, और इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया पादप। इस बार आपको बताना है जेमा कप हमने पढ़ा था, क्या होते हैं जेमा कप, तो जेमा कप इस टाइप की संरचना यहाँ पर बता रखी है बच्चों। ये रही जेमा कप संरचना, और ये जेमा कप ही आगे चलकर क्या बनाने वाले हैं, ये जेमा कप ही आगे चलकर नया पादप बनाने वाले हैं। ये संरचना मैंने यहाँ पर बना दी। इस तरह की संरचना क्या कहलाती है, जेमा कप। अब ये अलैंगिक जनन को दर्शाते हैं। अलैंगिक जनन में बनने वाली संरचना है जेमा कप, और ये टूट टूट कर अलग हो जाती है और अलग होकर एक नए ब्रायोफाइटा पादप का निर्माण कर लेती है। आयसन में अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन फिर से आपको वही बताना होगा, पुधानी और स्त्रीधानी। पुधानी के अंदर नर युग्मक, स्त्रीधानी के अंदर मादा युग्मक। वही निषेचन के लिए यहाँ पर जो है पानी में छोड़ा जाएगा उसको, और फ्लास्क के आकार की जो स्त्रीधानी है उसके अंदर अंड कोशिका या मादा युग्मक है, वहां पर नर युग्मक तैरता तैरता पहुंच जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, और युग्मनज से वापस एक नए पादप का निर्माण होगा। लेकिन उसका जो कैप्सूल होगा, कैप्सूल हमने यहाँ देखा था, उसकी कोशिकाएं क्या करेगी, अर्धसूत्रीयन करेगी और बीजाणु बना लेगी। वो बीजाणु ही एक नए पादप का निर्माण कर लेगा। आयसन में यहाँ पर देखिए पुधानी और स्त्रीधानी यानी कि नर जननांग और मादा जननांग की यहाँ पर बात चल रही थी। तो इस तरह की संरचनाएं भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह नर और मादा जननांग पाए जाते हैं मार्केंसिया में। अब बात चल रही है मोस की यानी कि फ्यूनेरिया पादप की। फ्यूनेरिया पादप में इस तरह पत्ती की तरह की संरचनाएं आपको दिख रही होगी, लेकिन वास्तव में ये पत्ती नहीं है, पत्ती की तरह की संरचनाएं हम इनको कहेंगे। और ये यहाँ पर क्या करेगी, अब ये यहाँ पर अंकुरित हो रही है और एक तंतु के समान संरचना बना रही है, जिसको हमने बोला था सीट। और ये लास्ट का जो पार्ट है वो फूल कर इस टाइप का हो गया, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो बच्चों ये है यहाँ पर मोस पादप, फ्यूनेरिया पादप। तो किस तरह इसमें जनन होता है ये आपने यहाँ इससे पहले भी समझ लिया, दोबारा भी हमने ब्रायोफाइटा में जनन पढ़ लिया। फिर भी यदि आपको कहीं से लगता है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि किस पादप में आपको यहाँ पर जीवन चक्र बताने में दुविधा हो रही है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब आया है बच्चों अपने पास ब्रायोफाइटा पादपों का महत्व। हम यहाँ पर ब्रायोफाइटा पादपों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। लीवरवर्ट और मोस में हमने उनको डिवाइड किया था। लीवरवर्ट की विशेषता बताई, मोस पादप की विशेषता बताई, एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अपना नया टॉपिक आया है वो महत्व आ गया। ब्रायोफाइटा का क्या महत्व है? सबसे पहला महत्व है पैकिंग सामग्री बनाने में। पैकिंग सामग्री होती क्या है? पैकिंग सामग्री थोड़ा सा आपको वापस समझना पड़ेगा बच्चों। पैकिंग सामग्री का मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पैक करनी है, और ऐसी कौन सी चीजें जिससे वो प्रेस की प्रेस रहे। जैसे कोई इंपॉर्टेंट एप्पल है, यहाँ पर एप्पल आपको भिजवाने हैं बाहर। अब एप्पल बिल्कुल प्रेस कैसे रहेंगे? जब नमी वाली घास उसके चारों तरफ रखी जाए और फिर उनको पैक किया जाए। तो पैकिंग सामग्री में हम किसका उपयोग करेंगे? ब्रायोफाइटा पादप का। ब्रायोफाइटा पादप में नमी ज्यादा होती है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा देर तक बनी रहती है। तो जो भी चीज होगी वो पानी की उपस्थिति में नम
बनी रहेगी। आया समझ में। नंबर 2 पीट कोयला दे रखा है यहाँ पर। तो कालांतर में बहुत समय पहले की बात है जब उथल पुथल हुई पृथ्वी पर, तो यहाँ पर जो पादप है ब्रायोफाइटा स्फेग्नम पादप का आपको नाम ध्यान रखना है। कौन सा पादप है? स्फेग्नम। तो इस तरह के पादप जो हैं वो जमीन के अंदर चले गए और काफी समय के बाद ये कौन से कोयले में बदल गए? पीट कोयले में। तो हम इनका उपयोग किस रूप में करने लग गए? ईंधन के रूप में। ब्रायोफाइटा पादप का जो महत्व है वो ईंधन के रूप में भी आपको ध्यान रखना है। भोजन के रूप में भी इनका महत्व है। जो अपने चरने वाले जंतु होते हैं, पालतू जंतु होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, वो भी इन पादपों को घास के रूप में खाते हैं, यानी कि भोजन के रूप में भी इनका महत्व होता है। अब आया है अपघटन। अपघटन किसे कहते हैं बच्चों? अपघटन आपको याद रखना है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर अगर चट्टान है, अब चट्टान पर आप जानते हो वहां पर पेड़ों का उगना कितना मुश्किल है। अगर आप कोई चट्टानी इलाका देखते हो और वो पेड़ों से भरा हुआ है, तो अब आपको समझना है कि वहां पर कैसे पेड़ों का विकास हुआ होगा। क्या पत्थर पर पादप उग सकते हैं? पत्थर पर पादप उग सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद। सबसे पहले वहां पर मिट्टी की व्यवस्था करनी होगी। मिट्टी कैसे बनेगी? चट्टानों के अपघटन से बनेगी। आया समझ में। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी महत्व है इनका। पर्यावरण में जैसे हम पथरीला इलाका है वहां पर हम पादपों को देख रहे हैं, तो वहां पादप कैसे उगे होंगे बच्चों? सबसे पहले चट्टानों पर किसने अटैक किया? ब्रायोफाइटा पादप ने। चूंकि इनके पास पानी को अवशोषित करने की क्षमता रहती है, तो ये उस चट्टानी इलाके में भी आसानी से उग सकते हैं। आ रहा है समझ में यहाँ तक। अब इन्होंने वहां पर उगना शुरू किया, लेकिन इनके पास एक और क्षमता है, वो है अपघटन की। तो यहाँ पर जो तरह तरह के अम्ल वगैरह और दूसरे पादप भी उगेंगे, तो उनके द्वारा जो अम्ल निकलेगा वो अम्ल यहाँ पर अपघटन करने में सहायता करेगा। अपघटन होगा तो मिट्टी बनेगी, मिट्टी बनेगी तो अगले पादपों के लिए उगने की एक जगह बन जाएगी, उनको पोषण का एक तरीका मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपघटन भी यहाँ पर आपको याद रखना है। आया समझ में। ब्रायोफाइटा पादप बहुत इंपॉर्टेंट है। आसानी से धीरे धीरे आपको समझना है बच्चों कि ब्रायोफाइटा ऐसे क्या पादप हैं, क्यों इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती। ये सब चीजें हम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं इसके बाद यहाँ पर एक चित्र भी यहाँ पर बताइए कौन सा पादप है। तो ये बच्चों पादप है यहाँ पर स्फेग्नम। स्फेग्नम पादप का नाम आया था अभी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल सही कहा आपने। कोयला बनाने में कौन से पादप का यूज होता है? स्फेग्नम। लेकिन कोयला हमने नहीं बनाया, ये कोयला स्फेग्नम पादप की जो जातियां थी वो धरती के अंदर चले गई और वहां पर धीरे धीरे कई सालों बाद वो कोयले में तब्दील हो गई। तो पीट कोयले की अगर आपसे उत्पत्ति पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है? स्फेग्नम ब्रायोफाइटा। आ गया समझ में? वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब आया है आपके पास टेरिडोफाइटा वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है टेरिडोफाइटा। विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्व है टेरिडोफाइटा का। क्यों? टेरिडो का मतलब यहाँ पर अब आप समझ ही गए होंगे, स्थलीय पादप। कौन से पादप है बच्चों? स्थलीय पादप। आपको लग रहा होगा स्थलीय पादप ये तो कोई नया शब्द नहीं हुआ। ब्रायोफाइटा भी तो चट्टानों पर उगे थे, यानी कि स्थलों पर उगे थे। लेकिन आपने एक बात यहाँ पर ध्यान दी होगी, ब्रायोफाइटा किसके ऊपर निर्भर था? पानी के लिए। यानी कि जनन जो अवस्था थी वो कहाँ पर कंप्लीट हो रही थी? पानी में। आया समझ में? पहली बार स्थलीय पादप किन्हें कहा गया? टेरिडोफाइटा को। क्यों कहा गया स्थलीय पादप? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम स्थलीय पादप, यानी कि पहली बार यहाँ पर अब
जो जल की आवश्यकता थी, जल के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब वो जीवन चक्र की जो आवश्यकता थी पानी की, वो आवश्यकता यहाँ पर पहली बार खत्म हुई है, पहली बार समाप्त हुई है। अब पादप आराम से जमीन पर उगने के लायक हो गया है। तो बताइए प्रथम स्थलीय पादप बना या नहीं बना? इस बार जनन के लिए जरूरी नहीं है पानी हो, आया समझ में? तो यहाँ पर प्रथम स्थलीय पादप किस वर्ग को माना गया है? टेरिडोफाइटा वर्ग को। वास्तविक जड़ तना पत्तियां उपस्थित, इतने इससे पहले हम पढ़ चुके थे ब्रायोफाइटा पादप, उससे पहले हम पढ़ चुके थे थैलोफाइटा पादप। क्या थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती पड़ी या उपस्थित थी? नहीं, थैलोफाइटा में जड़ तना पत्तियां अनुपस्थित होती है। क्या ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्तियां थी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जड़ तना पत्तियां अनुपस्थित थी। उसमें जड़ तना पत्ती ये बनना शुरू हो गई थी, लेकिन इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया और केवल आकृति ही बन पाई थी, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे थे आभासी। पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, आभासी जड़, आभासी तना, आभासी पत्तियां बन चुकी थी। मूलाभास जड़ को हमने बोला था मूलाभास, राइजोइड भी इसको अपन कहते हैं, यानी कि मूल का आभास होना, मूल की तरह की संरचना बनना। ठीक है, तो बच्चों ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। पहली बार अगर आप देखेंगे कि थैलोफाइटा में जड़ तना पत्तियां बनना शुरू हो गई, कौन सी? वास्तविक। ये शब्द आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काम आएगा। पहली बार उस पादप वर्ग का नाम बताओ जिसमें वास्तविक जड़ तना और पत्तियां बनना शुरू हो गई, तो वो क्या है? टेरिडोफाइटा। याद रहेगा जरूर। अब आया प्रथम संवहनीय पादप। ये शब्द आपको समझना होगा बच्चों। संवहन करना मतलब लाना, ले जाना। ठीक है, संवहन का मतलब क्या हो गया? लाना, ले जाना, कुल मिला के ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। तो प्रथम संवहनीय पादप, अब आप जानते हो ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी है, तो वो माध्यम यहाँ पर क्या बना? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहनी उत्तक, संवहन करने वाले उत्तक। आप जानते हो जाइलम किसका परिवहन करता है? जल और खनिज लवणों का। और फ्लोएम क्या करता है बच्चों? फ्लोएम यहाँ पर भोजन का परिवहन करता है। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब यहाँ पर ये शब्द क्यों लिखा? प्रथम संवहनी पादप किन्हें कहा गया है? प्रथम संवहनी पादप टेरिडोफाइटा को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पहली बार जाइलम और फ्लोएम बनना शुरू हुआ है टेरिडोफाइटा में। इससे पहले हम पढ़ रहे थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनमें संवहन उत्तकों की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि इनका शरीर कैसा था? इनका शरीर सुकाय यानी कि थैलस के समान था, जड़ तना पत्तियां अनुपस्थित थी। अब पहली बार जड़ तना पत्तियां बनना शुरू हो गई, तो अब आप जानते हो जड़ तना पत्तियां बनना शुरू हो गई तो पादप कैसे होंगे? ऊपर खड़ी हुई अवस्था में पादप होंगे, लंबे पादप होंगे। तो लंबे पादप होंगे तो पानी को ऊपर पहुंचाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? जाइलम चाहिए। अच्छा, पत्तियां वास्तविक हो गई पत्तियां, तो पत्तियां क्या बनाएगी? भोजन बनाएगी। अब चूंकि पादप का विकास हो चुका है तो पत्तियों ने जो भोजन बनाया है बच्चों, वो कंप्लीट पूरे पादप तक जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। तो फ्लोएम यहाँ पर क्या करेगा? भोजन का परिवहन करेगा।
उम्मीद है आप बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे बच्चों। और अपनी निशांस कोचिंग की यही विशेषता है, यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे ढंग से समझ भी रहे होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप आराम से कमेंट्स में लिख के हमें बताते रहिएगा। जुड़े रहिए आप निशांस के साथ। निशांस है तो आपकी सफलता निश्चित है।